गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अनिल सिंह, योर मैथ्स टीचर। एंड आज हम लोग बात करेंगे 3D ज्योमेट्री के थर्ड क्लास की बात करेंगे। और ये क्लास फॉर एनडीए एंड सीडीएस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। इससे पहले मैं आपको काफ़ी चीज़ें इसमें कंप्लीट करवा चुका हूँ, है ना, एनडीए एंड सीडीएस। इससे पहले मैं आपको जो पढ़ा चुका हूँ इसमें पॉइंट्स, मैंने आपको बेसिक जो भी इसमें अप्रोचेस थी 3D को लेके वो सब समझाई थी पिछली क्लास में। अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि 3D फिगर को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मेट में ये कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे समझते हैं। वहाँ पे मैंने आपको कुछ फिगर्स भी दिखाए थे, वहाँ पे भी मैंने आपको डायरेक्शंस के बारे में बताया था। इस टॉपिक में जो सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करेगा वो करेगा वेक्टर्स। कौन करेगा? वेक्टर्स। तो सबसे पहले आपको अगर वेक्टर का आइडिया है तो आप थोड़ा जल्दी इसको समझ पाएंगे, और अगर वेक्टर का आइडिया नहीं है तो पहले आप वेक्टर्स को प्रॉपर समझ लीजिए और फिर हम लोग इसको आराम से समझ पाएंगे। आप आराम से वीडियो देखिएगा वेक्टर का, और उसके बाद फिर हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चीज़ों को समझ पा रहे हैं और किस तरीके से कवर कर रहे हैं टॉपिक को, ठीक है। मैंने तो आपको करवा ही दिया था। और अगर मैं अभी तक की बात करूं कि जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया आपको, उसमें क्या क्या जो इम्पॉर्टेंट बातें थी वो क्या क्या बताई, ठीक है। तो मैंने आपको जो बताया, सबसे पहले तो मैंने इसका प्रेजेंटेशन आपको दिखाया था। प्रेजेंटेशन कि 3D फिगर को कैसे दिखाते हैं, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। इस तरह से आप 3D फिगर को लेंगे, ये सब बातें हम कर चुके हैं। और यहाँ पे अगर आपको याद हो, ये बताया गया था आपको कि ये जेड डायरेक्शन होती है, इस तरीके से ये डायरेक्शंस उसमें होती है ना। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। क्लियर? सभी के एंगल्स एक दूसरे से, तीनों डायरेक्शन ये जो दिखाई गई हैं, इन सबके एंगल एक दूसरे से 90-90 होते हैं। ये भी एंगल 90 होता है, ये भी 90 होता है और ये भी 90 होता है, ठीक है। ये बात तो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ प्रॉपर तरीके से, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ये सामने की तरफ है, इसलिए ये 90-90 का एंगल बनाएगी। एक बात मैंने और बताई आपको कि अगर इसी के पैरेलल, मान लीजिए इस एक्सिस के पैरेलल आपको कोई वेक्टर चाहिए, तो उस वेक्टर को हम लोग दिखाएंगे आई कैप से। इसकी डायरेक्शन को कैसे दिखाएंगे? आई कैप से। इसको दिखाएंगे जे कैप से, है ना। और यहाँ पे अगर इसकी डायरेक्शन इधर जा रही है तो के कैप से, ठीक। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। तो ये डायरेक्शंस को शो करने का तरीका है आई जे के। और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि अगर किसी लाइन के पैरेलल या एक्सिस के पैरेलल कोई वेक्टर है तो वो वेक्टर दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। के की पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी लिखा जा सकता है, इसको नेगेटिव भी लिखा जा सकता है, तो ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, ये भी पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो मतलब या तो इधर से दिखाइए या इधर से, तो वो डिपेंड करता है कि डायरेक्शन क्या ली गई है ना। तो ये ध्यान रखें कि यहाँ पे जो रोल है वो वेक्टर का है, और अगर आपको वेक्टर का थोड़ा सा आइडिया है तो आप ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो जो भी बातें हमने की पिछली क्लास में, मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला करवाया होगा, है ना। सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे किस तरह से होता है। उसके बाद मैंने आपको सेंट्रॉइड को कैसे लिखते हैं ये बताया होगा, है ना। किसी ट्रायंगल के सेंट्रॉइड को कैसे लिखते हैं ये बताया होगा। उसके बाद प्रोजेक्शन पे हमने बात की होगी, प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, है ना। आर साइन, आर कॉस अल्फा, आर कॉस बीटा, अगर आपको याद हो। ये मैंने आपको बताया होगा कि जो एक पॉइंट जब हम लेते हैं यहाँ पे, तो इस पॉइंट को मिलाने वाले जो वेक्टर होता है, ये जो वेक्टर होता है इसका प्रोजेक्शन निकालते हैं ना इसके थ्रू,
इसके थ्रू इसका प्रोजेक्शन निकालते हैं। और ये अगर आर है तो ये आता है ना आर कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या होता है? एक्स एक्सिस से एंगल, है ना, एक्स एक्सिस से एंगल। बीटा क्या होता है? वाई एक्सिस से एंगल। और गामा क्या होता है? जेड एक्सिस से एंगल। तो इस तरीके से ये इसके प्रोजेक्शंस मैंने आपको बताया होंगे, ठीक है, ये सब बातें मैंने आपको बताई होंगी। उसके बाद इस पॉइंट की डिस्टेंस समझाया होगा कि जो पॉइंट है, पॉइंट की जो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस, है ना, पॉइंट की डिस्टेंस एक्सिस से कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको समझाया होगा। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम फेसेस। फेसेस कौन से? एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। तो इन सब चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके पिछले वीडियोस में देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ नज़र आएगी वहाँ पे, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे डिस्क्राइब की जा चुकी हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है ये पॉइंट्स, ये केवल इसलिए बताया है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले पुराना वाला वीडियो देखिए। जब वो क्लियर होगा देन यू कैन वॉच दिस वीडियो। आफ्टर दैट यू विल क्या कह सकते हैं कि इंटायरली अंडरस्टैंड विद दिस टॉपिक, ठीक है। तो आप आराम से इस टॉपिक को समझ सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम फिर नहीं होगी आपको। तो ठीक है, ये मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए। अब मैं आगे आपको इसमें क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं बात उसकी करूँगा, ठीक है। 1 मिनट रुकिए और मैं बात उसकी करूँगा जो मैं आज आपको इसमें पढ़ाने वाला हूँ। तो आप इसको देख लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। तो ठीक है, ये मैंने आपको तो केवल एक तरह से रिवाइज कराने की कोशिश की कि जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उसको आप कम से कम ये जान जाएं कि क्या क्या बातें हो चुकी हैं। लेकिन इसी पर बेस कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। पहले आप उनको लिखिए, फिर आगे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तो बात कर रहे हैं हम लोग इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। पहला रिजल्ट अगर आपको याद हो, कल मैंने आपको लिखाया था, ये फिर से एक बार लिखा देता हूँ, ठीक है। फिर से एक बार लिखा देता हूँ, ये रिजल्ट मैं लिखा चुका हूँ बट फिर से एक बार लिखा देता हूँ, देख लीजिए आप लोग। कॉस स्क्वायर अल्फा बीटा गामा क्या था ये मैं बता चुका हूँ। कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ठीक है। ये पहला रिजल्ट था। दूसरा क्या था? दूसरा साइन में था क्या? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2, ठीक है। तीसरा रिजल्ट जरा ध्यान से देखिए, बोला जा रहा है इफ a line makes alpha beta
गामा with positive direction with positive direction क्या लिखा मैंने, इफ अ लाइन मेक्स डायरेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन उसके बाद आगे लिखिए इफ अ लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन उसके बाद कुछ पॉइंट्स और लिख रहा हूं मैं, देखिए उसको ध्यान से। देन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा और माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा, ठीक है, माइनस कॉस गामा। तो देखिए इसमें ये लिखा हुआ है इफ अ लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा विद पॉजिटिव डायरेक्शन देन डायरेक्शन। तो देखिए होता क्या है, ये तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि अगर कभी भी कोई लाइन अल्फा बीटा गामा एंगल बनाती है तो उसके जो कोसाइन होंगे वो क्या होंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, है ना, या फिर माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा माइनस कॉस बीटा। तो देखिए इसको हम लोग जानते हैं, मैं इसको बता चुका हूँ आपको कि इसको एल एम और एन लिखते हैं, है ना, प्लस माइनस दोनों इसलिए लिखा है क्योंकि प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। तो इसको जो शॉर्ट में लिखा जाता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को वो एल एम एन लिखा जाता है। और अगर हम इसके नेगेटिव साइन को भी ले सकते हैं तो हम इसमें प्लस माइनस दोनों लगाएंगे। भाई डायरेक्शन है, डायरेक्शन तो आपको मैंने बताया कि जैसे ये लाइन है मान लीजिए, अब इस पर वेक्टर का डायरेक्शन बताना है तो वेक्टर ऐसे भी हो सकता है वेक्टर ऐसे भी हो सकता है। तो वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो दो होती हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, इसलिए यहाँ पे दोनों लिया गया है, ठीक है। चलिए ये पॉइंट 3 पॉइंट लिख दिए, आगे बात करते हैं इसके। चलिए बात करते हैं इसके आगे, कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखा है, आगे देखिए। चौथा रिजल्ट देखिए क्या लिखा है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ
एक्स एक्सिस आर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पॉइंट लिखा हुआ है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस आर। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही समझा दिया अभी थोड़ी देर पहले कि जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है वेक्टर की। तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्शन की जब बात करेगा तो डायरेक्शन का मतलब होता है वो वेक्टर की बात कर रहा है। तो कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, तो देखिए एक्स एक्सिस को लेते हुए यहाँ पे डायरेक्शन हमें बतानी है। तो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस के अलोंग वो वेक्टर होगा। जैसे मान लीजिए किस तरह से ले लें हम, ये y है, ये x है और ये z है। तो ये जो एक्स एक्सिस है इसके अलोंग वेक्टर होगा। तो ये तो ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। तो बताइए कुछ तो लेंथ होगी ना वेक्टर की, इसका मैग्नीट्यूड कुछ तो होगा। तो उसी को लिखा गया है, यूनिट वेक्टर को मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 0 0। अब अगर इसके लॉन्ग वेक्टर है तो सीधी सी बात है कि ये y और z पर डायरेक्शन नहीं देगा या उसका मैग्नीट्यूड y और z पर नहीं आएगा, इसलिए 0 0 लिया गया। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ हो, इसलिए माइनस लिया गया। तो इसी तरीके से अगर मैं लिखूं तो मैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस आर 0 1 0 या फिर 0 -1 0 ऐसे ले सकता हूँ। और इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ z एक्सिस आर 0 0 1 और 0 0 -1। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, लिख लिया होगा आपने। और इसके आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, मान लीजिए
a vector along the line with directions ratio A B C can be तो देखिए लिखा हुआ है वेक्टर अलोंग द लाइन विथ डायरेक्शन रेशियो ए बी सी कैन बी, ये दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ये एक डायरेक्शन वेक्टर है, मान लीजिए किसी लाइन के लॉन्ग है, तो ये डायरेक्शन वेक्टर क्या है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अगर मैं इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दूं तो ये माइनस में जाएगा, ए आई कैप प्लस माइनस बी जे कैप सी के कैप। अगर डायरेक्शन इसकी अपोजिट कर दी जाए तो क्या हो जाएगा, इसका सारा जितने भी साइन है वो नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि केवल देखिए डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। ये डायरेक्शन चेंज हो गई तो इसके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, बस आपको इतना याद रखना है। डायरेक्शन रेशियो की अगर बात करें, एक वेक्टर लेता हूं मैं 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो जो भी ये मैंने लिखा, पहले इसके कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं कि जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए इसमें जो भी लिखा हुआ है वो कह रहा है कि अ वेक्टर अलोंग द लाइन विद डायरेक्शन रेशियो एबीसी कैन बी। तो सीधी सी बात है कि अगर आपको कोई लाइन दी गई है जिसके डायरेक्शंस के साथ आपको उसका वेक्टर निकालना है ना, तो ये जो मैग्नीट्यूड दिए गए हैं ए बी सी, ये क्या होंगे। तो देखिए मैंने आपके सामने लिखे, आपको केवल क्या करना है, आपको केवल करना ये है कि आपको बस इनके साथ आई जे के को जोड़ देना है, बस इतना काम है आपका, है ना। और अगर डायरेक्शन इधर होगी तो दो टाइप इसमें हो सकते हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा, एक चीज होगी। अगर मैं बात करूं डायरेक्शन रेशियो की, तो देखिए डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। अगर मैं कहूँ कि इस वेक्टर का आप डायरेक्शन रेशियो बताइए, तो डायरेक्शन रेशियो देखिए क्या होता है, ये जो मैग्नीट्यूड दिख रहे हैं आपको, यही इसके डायरेक्शन रेशियो है। तो देखिए 2 to 1 यही इसका क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। और अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन की बात करूं, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है, इसको देख लीजिए आप। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब हुआ आपको इसके मैग्नीट्यूड से, जब अगर डायरेक्शन रेशियो में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो डायरेक्शन कोसाइन आता है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड देखा जाए तो बताइए क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, मतलब √9 आएगा और ये आ जाएगा 3। तो जब मैं 3 से सबको डिवाइड कर दूंगा, देखिए तीनों को मैंने डिवाइड कर दिया, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। तो यहाँ से आपको दो बातें समझ में आनी चाहिए। पहली कि डायरेक्शन रेशियो को कैसे लिखा जाता है, तो डायरेक्शन रेशियो मैंने आपको बता दिया कि जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं वही रेशियो है। और डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखेंगे, जब वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, ये कह सकते हैं कि जो भी इनका स्क्वायर करके अंडर आएगा या जो भी इसका मैग्नीट्यूड आएगा उससे जब मैं डिवाइड करूँगा तो वो आएगा डायरेक्शन कोसाइन। बस इतनी बात याद रखनी है। तो दो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इसके आगे कॉन्सेप्ट, इसके आगे बात करेंगे।
तो चलिए बात करते हैं इसके आगे एक और कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स A and B are proportional to देखिए क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल टू दिस। तो जो लिखा हुआ है उसी को समझ लेते हैं एक बार और। जैसे मान लीजिए कि एक ये लाइन है, ये लाइन है, एक पॉइंट इसमें ए है और ये बी, एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और दूसरा है b x2 y2 z2। तो इसका ए बी वेक्टर क्या होगा? देखिए ए बी वेक्टर क्या होगा, x2 माइनस x1 का i कैप प्लस y2 माइनस y1 का j कैप प्लस z2 माइनस z1 का k कैप। ये हो जाएगा। डायरेक्शन रेशियो की अगर मैं बात करूं, लैम्डा इंटू x1 माइनस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 आएगा। डायरेक्शन कोसाइंस की बात करूं तो देखिए जो लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट इसकी बात करते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी, तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर मैं इसमें ए बी वेक्टर को निकालता हूं तो देखिए ए बी वेक्टर कैसे निकाला जाएगा, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। डायरेक्शन रेशियो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो में किसी एक कांस्टेंट का इसमें मल्टीप्लाई होगा लैम्डा का, वो आप कोई भी ले सकते हैं नंबर। और डायरेक्शन कोसाइन जब निकालेंगे तो मैंने आपको बताया है कि डायरेक्शन कोसाइन हमेशा इसके मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड करते हैं, या देखिए मॉड ऑफ वेक्टर का जो मॉड होगा वो r होगा और जब r से डिवाइड हो जाएगा तीनों में तो ये डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। तो ये तरीका होता है इसको फाइंड करने का, है ना। तो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, ये दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और दोनों को समझना है, ठीक है। दोनों को कैसे लिखना है ये मैंने आपको बता दिया। चलिए
एक बात और ध्यान दें यहाँ पे कि जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो मल्टीपल होते हैं डायरेक्शन कोसाइन का, है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी। डायरेक्शन रेशियोज आर मल्टीपल्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियोज आर मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे नॉलेज में होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो अब मैं एक अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस, है ना। एंगल बिटवीन टू लाइंस ये कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। चलिए, पॉइंट्स पहले लिख देता हूँ मैं, फिर आपको समझा दूंगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो जो भी इस पे समझने वाली बातें हैं वो डायरेक्ट यहाँ पे लिखी जा रही हैं। चलिए, देखते हैं, समझते हैं कि ये जो पॉइंट है एंगल बिटवीन टू लाइंस ये कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो सबसे पहले देख लीजिए कि जो लाइन है, ये दो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इनके बीच का एंगल थीटा है। अब इसी लाइन के लॉन्ग मैंने दो वेक्टर ले लिए हैं। एक वेक्टर ये Li1 आई कैप एम जे कैप, है ना। Lmn किसके क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। Lmn इसके क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, तो इसका जो वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, Li कैप एम जे कैप एन के कैप। वैसे ही इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, L2 M2 और N2, ये इसके हो जाएंगे। तो देखिए, इसके भी
मैंने इसके अलॉन्ग एक वेक्टर लिया और इसका लिख दिया। अब मान लीजिए मुझे इन दोनों वेक्टर का बीच का एंगल निकालना है, तो देखिए मैंने क्या किया, इसमें लिखा सीधा कॉस थीटा। अब इन दोनों का मैंने क्या कर दिया, डॉट प्रोडक्ट कर दिया है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया। तो देखिए इसमें क्या आएगा, वी वेक्टर डॉट v2 वेक्टर, ये दो वेक्टर है ना v1 v2, ये v1 और ये v2, और डिवाइड बाई v1 वेक्टर इंटू या क्रॉस कह सकते हैं v2 वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर्स का, तो इसमें क्या आएगा आंसर, देखिए L1 L2 M1 M2 ऐसे करके N1 N2। तो ये जो है एंगल, ये है हमारा एंगल बिटवीन टू लाइन्स। तो ये एक तरह से आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मेट है पूरा, ये जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, ये पैटर्न ही हमें अप्लाई करना होगा जब भी कभी भी टू लाइन्स के बीच का एंगल आपको फाइंड करवाना होगा, तो हम इसको यूज करेंगे वहां पे। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। चलिए इसी पर बेस कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इनका इस्तेमाल क्वेश्चंस में किस टाइप से होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, करिए सभी लोग, ट्राई करिए, तो बताइए मुझे कि क्या आंसर आएगा, कैसे आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, 2010 में जेई में आ चुका है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लोग सॉल्व करिए और अपने अपने आंसर्स को चेक करिए कि क्या आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। A line AB
in three-dimensional space makes 45 degree and 120 degree with the positive x-axis and the positive y-axis respectively. Respectively, if AB makes an acute angle theta with the positive z-axis, then theta equals एंगल्स आपको दिए गए हैं, देखिए आंसर्स दिए गए हैं 45 डिग्री, 60 डिग्री, सी ऑप्शन में 75 डिग्री और डी ऑप्शन में है 30 डिग्री। बताना है कि विच वन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन आपके सामने। देखिए चलिए सॉल्व कर लेते हैं। आप बताइए कि इसमें अगर आपको एक कॉन्सेप्ट याद हो, जैसे मान लीजिए कि ये एंगल्स जो आपको दिए गए हैं 120, 45 है ना, और जेड के साथ तो आपने को पता नहीं है, एक्यूट एंगल दिया गया है बट ये पता है। तो सीधी सी बात है कि आप तीनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप ये देखिए, ये जेड, ये वाई, ये एक्स, ये एंगल्स दिए गए हैं। पहला दिया गया है 45, दूसरा दिया गया है 120 और तीसरा हमें निकालना है ना, तीसरा हमें निकालना है। तो तीसरा हमें निकालना है तो ये आपको फॉर्मेट याद होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ये मैंने दिखाया अभी थोड़ी देर पहले, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। आप डालिए यहाँ पे वैल्यू 45, कॉस 45 डालिए, क्या होता है 1 बाई
cos 45 कितना होता है 1 बाई cos 45 होता है 1/√2। लेकिन मुझे स्क्वायर करना है तो मैं स्क्वायर कर दूंगा तो आ जाएगा 1/2। तो ये देखिए आ जाएगा 1/2 प्लस cos स्क्वायर बीटा 120 की अगर बात करें तो देखिए cos इसको लिखा जा सकता है 90 + 30। 90 + 30 का मतलब ये हुआ -sin 30 और -sin 30 कितना होता है sin 30 होता है 1/2 है ना। माइनस है लेकिन स्क्वायर है तो आ जाएगा 1/4 प्लस ये तो पता नहीं है क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए 1। क्वेश्चन मार्क वैल्यू यहाँ से सॉल्व करिए तो बताइए 1 माइनस ये आ जाएगा देखिए कितना एलसीएम कितना आएगा दोनों का 4 2 + 1 3/4 मतलब 1/4 आ गया फाइनली। 1/4 जो वैल्यू है वो किसकी है कॉस स्क्वायर गामा की है। तो कॉस गामा की आ जाएगी 1/2। अब आप बताइए कॉस 1/2 किस डिग्री पर होता है 60 डिग्री पर। तो अगर आंसर देखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा 60। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको बेसिक रिजल्ट इसका पता है, अगर आप बेसिक रिजल्ट इसका जानते हैं ये वाला फॉर्मेट तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, इसको पहले आप देख लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। चलिए अब मैं आपको दो क्वेश्चन देता हूँ, एक मैं करवाऊंगा, एक आपको सॉल्व करना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे लिखता हूँ और आप लोग ध्यान से देख लीजिए इसको और सॉल्व करने की कोशिश भी करना है, ये भी ध्यान दें। खुद से भी ट्राई किया करिए क्वेश्चंस, जब तक खुद से ट्राई नहीं होंगे तो आपके कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं हो पाएंगे। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन perpendicular to two lines whose direction ratios are 1 2 3 and -2 -1 and 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। एक मैं आपके लिए देता हूं, आप लोग ट्राई करेंगे इसको। क्वेश्चन क्या है, द एंगल बिटवीन द लाइन whose direction cosines
satisfy the equations L plus M equal to 0 and L square plus L square equal to M square plus N square is ऑप्शन है π/6, π/2, π/2। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए। ठीक है, आराम से इनको आप ट्राई कर लीजिए, देख लीजिए, कोई डाउट हो बताइए। चलिए ठीक है, मैं इसको देखिए सॉल्व करता हूँ। एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ और एक मैं सॉल्व कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि इसमें मैं डायरेक्शन ले लूँ, है ना, लिखा हुआ फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू टू लाइंस हुज डायरेक्शंस आर। देखिए 2 लाइन दी गई हैं, तो एक तो ये हो जाएगी 2i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, और एक हो जाएगा 1 2 3 वाली लाइन, तो ये हो जाएगी 1i कैप प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए क्या है कि एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है L1 पर और वो परपेंडिकुलर है L2 पर, ये आपको पता है यहाँ पे। तो अगर परपेंडिकुलर है तो आप इसको देख लीजिए, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे हम। परपेंडिकुलर अगर है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। जब सॉल्व होगा तो डायरेक्शन रेशियो यहाँ से आएगा, और वो कितना आएगा देख लीजिए आप। देखिए यहाँ पे आई इस टाइप से आप लिख सकते हैं इसको, जब सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियो आएगा 5, इसमें डिवाइड करेंगे किससे, 5√6 से। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने इसको देखिए सॉल्व कर दिया है, कैसे किया है वो देख लीजिए। यहाँ पे बस आपको ये बात समझनी है एक, कि देखिए यहाँ पे ये जो 2 लाइन है इस पे परपेंडिकुलर लाइन, तो देखिए वो परपेंडिकुलर लाइन एक तरह से क्रॉस प्रोडक्ट होता है इनके साथ, एक तरह से परपेंडिकुलर वेक्टर है ये। 2 लाइन्स दी गई हैं, एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है, ये मैंने दोनों यहाँ पे देखिए बना दी है। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इस तरीके से, जब मैं आई को लूंगा तो देखिए इन दोनों को, इनको सॉल्व करूंगा, इनको देखना 4 × 2 8 माइनस 3 × 1 5, ये आ गया। तो जब ये निकालूंगा तो देखिए 1 × 4 4 माइनस 3 × 2 6 6 और 4 कितना 10 आ जाएगा। अच्छा, फिर मैं डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के बाद, डायरेक्शन रेशियो निकालने के बाद डायरेक्शन कोसाइन निकालूंगा, और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, जब तक उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड नहीं करेंगे हम लोग तब तक नहीं आएगा ये। तो देखिए इसको हम जब सॉल्व करेंगे, स्क्वायर 5 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर, तो देखिए 25 आएगा, इसमें 100 आएगा, ये 25 आएगा, तो 150 आएगा, इसका अंडर रूट आएगा। तो 150 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखिए कितना है, 5 × 3 2 × 5,
तो बाहर क्या क्या आ सकता है, देखिए एक ये 5 आ जाएगा बाहर और अंदर 6 बचेगा, तो देखिए 5√6 आ गया। उसी से मैं तीनों को डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, दोनों में आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब बातें हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो इस तरीके से ये पॉइंट यहाँ पे समाप्त होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है और आंसर जरूर मुझे बताएंगे सभी लोग, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग इसकी आगे बात करेंगे, नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।